सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आई होप आप सभी के एग्जाम बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। पेपर का जो लेवल है वो एवरेज आ रहा है, कभी कभी सिंपल भी आ रहा है और बहुत रेयर केसेस में टफ भी आ रहा है। तो आपको हर कंडीशन के लिए अपने आप को तैयार करके एग्जाम में जाना है, जैसे आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ। टारगेट रखना है आपको 20 या 22 प्लस का। तो उसी हिसाब की आपकी तैयारी होनी चाहिए। देखिए, सिलेबस सिंपल है, सिलेबस उतना ही है, टॉपिक दिए हुए हैं तो उन टॉपिक को पूरा पढ़ के जाइए। क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आ रहे, आउट ऑफ द कोर्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको करना ही है। ये सोच के जाइए कि उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी रखिए कि मौका एक बार मिलेगा, मौका ये लास्ट है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिले, तो इसमें आपको करना ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। आपको मैं आंसर की दे भी चुका हूँ, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि पेस्ट का शॉर्टकट कीज क्या है, तो वो है कंट्रोल+V। सिंपल है। कट का क्या है, कंट्रोल+X। अंडू का आया था वो कंट्रोल+Z। तो इस टाइप के क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। तो चलिए, माइक्रोफोन क्या है। माइक्रोफोन मैंने अब ये आपको बताया कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस में डिफरेंस बताया। अब यहाँ पे माइक्रोफोन के बारे में पूछा गया कि माइक्रोफोन है क्या, इनपुट डिवाइस है, ध्वनि संचार यंत्र है, ध्वनि संप्रेषण यंत्र है, या उपयोग में से सभी। तो यहाँ पे जो माइक्रोफोन है वो इनपुट डिवाइस। सिंपल सी बात है, जब आप, मैं भी बोल रहा हूँ अभी माइक्रोफोन में, तो वो कंप्यूटर के अंदर आवाज जा रही है, ठीक है, तभी वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है। तो माइक्रोफोन क्या है, इनपुट डिवाइस। जो चीज भी, कोई भी डिवाइस हो, अगर वो कंप्यूटर के अंदर कुछ भेज रहा है तो वो इनपुट डिवाइस हो जाता है। जैसे माउस हो गया, क्लिक करने में अंदर क्लिक होता है। कीबोर्ड हो गया, बटन दबाने में अंदर कुछ लिख जाता है, तो इनपुट डिवाइस हो गया। और स्पीकर क्या हो गया, वो आउटपुट डिवाइस हो गया। अगर आपसे पूछा जाए स्कैनर क्या है, वो भी इनपुट डिवाइस है। आगे देखते हैं बार कोडिंग। तो बार कोडिंग एक उदाहरण है। किसका है, वैल्यू मापक यंत्र का, आउटपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का, या फिर संगीत उपकरण का। तो बार कोड क्या होता है, बार कोड मैंने अभी आपको बताया, 2-3 बार एग्जांपल दे चुका हूँ कि अगर कोई सामान आप मॉल में लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे इस टाइप की डिजाइन बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, बार कोड। जैसे ही उस बार कोड को वो लोग स्कैन करते हैं तो एक छुपा हुआ, इसमें छुपा हुआ नंबर कंप्यूटर में आ जाता है और वो बता देता है कि ये प्रोडक्ट एक बिक चुका है। तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसे स्कैन करने पे कोई इनपुट कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, फिर कंप्यूटर कैलकुलेट कर रहा है कि कौन सा डिवाइस, कौन सी प्रोडक्ट बिका हुआ है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस में आएगा, बारकोड। आगे देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन क्वेश्चन दिया है कि यह मल्टीटास्किंग आपको पता होगा का विस्तारित रूप है। एक प्रोग्राम के एक से अधिक ग्रेड एक ही समय में चलाते हैं। तो भाई, मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप क्या है। मल्टीटास्किंग मतलब एक समय पे मल्टीपल प्रोग्राम आप चला रहे हैं, उसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। एक मोबाइल में एक टाइम पे आप 2-3 एप्लीकेशन खोल लेते हैं और एक एक बार बंद करने के बाद दूसरी चलाते हैं, दूसरी बंद करने के बाद तीसरी चलाते हैं, ये हो गई मल्टीटास्किंग। इसको और अगर बड़ा कर दें मल्टीटास्किंग को, ये हो गई मल्टीटास्किंग अगर, तो इसको और बड़ा कर दें तो क्या होगा, तो वो मल्टी थ्रेडिंग होगा, या मल्टी प्रोग्रामिंग होगा, या मल्टी प्रोसेसिंग होगा, या फिर कोई भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा आपका, भाई मल्टी, अगर आप टास्किंग कर रहे हैं तो वो तो एक काम हो गया कि मल्टीपल एप्लीकेशन चला रहे हैं। लेकिन अगर मल्टी प्रोग्रामिंग चले करेंगे तो आप, ये हो जाएगा कि आप कई सारे प्रोग्राम भी एक साथ मल्टीपल चला सकते हैं। देन उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग आता है कि कई बड़े बड़े काम एक साथ हो सकते हैं। ये जहाँ पे भी मल्टी लगा होता है मतलब एक साथ कई सारे काम हो सकते हैं। उसके बाद ये हायरार्की होती है कि भाई मल्टी प्रोसेसिंग हो गई, उसके नीचे मल्टी प्रोग्रामिंग हो गई, उसके नीचे मल्टीटास्किंग हो गई। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। यह दृश्यों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने में सक्षम एक डिवाइस है। तो दृश्य दृश्य जो होते हैं, जो भी आपकी इमेज होती है, उसको डिजिटल रूप से कन्वर्ट करने वाला कौन सा डिवाइस है। तो दृश्य को प्रिंटर कन्वर्ट कर सकता है, या फिर स्पीकर, या फिर वेब कैमरा, या फिर स्क्रॉल माउस। तो सिंपल सी बात है कि जो दृश्य हैं, जैसे हम फोटो है कोई ले रहे हैं, या फिर आपने वेब कैमरा का यूज करा होगा, तो आप अगर कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हैं तो आपकी फोटो वहां पे आ जाती है। तो वेब कैमरा जो है वो डिजिटल रूप से कन्वर्ट कर देता है आपकी फोटो को, दृश्य को। आगे देखते हैं। लाइन प्रिंटर एक उदाहरण है। तो लाइन प्रिंटर किस चीज का उदाहरण है, इनपुट डिवाइस का है, आउटपुट डिवाइस का है, म्यूजिक संगीत का उदाहरण। संगीत का तो हो नहीं सकता, तो हटा देते हैं। इनपुट डिवाइस लाइन प्रिंटर हो नहीं सकता क्योंकि प्रिंटर को हमेशा आउटपुट डिवाइस में रखा जाता है। तो ये एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है, ये आपको याद रखना है। स्कैनर और डिजिटल कैमरा जरा बताइए किसका उदाहरण है। स्कैनर
आपको पता है कि स्कैनर से स्कैन करते हैं और वो फ़ोटो कंप्यूटर में चली जाती है और कंप्यूटर उसे प्रिंट कर देता है। ये मैंने बताया था। तो ये तो इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण हुआ। डिजिटल कैमरा, आपने फ़ोटो ली और फ़ोटो कंप्यूटर के अंदर चली गई, तो वो भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण हुआ कि भाई उससे इनपुट हो रहा है, हम लोगों को कंप्यूटर के अंदर जा रहे हैं। तो स्कैनर हो गया, जब भी आप फ़ोटो कॉपी करवाने जाते हैं तो वहाँ पे स्कैनर का ही यूज़ होता है और वो स्कैन करके फ़ोटो कंप्यूटर के अंदर डाल देता है और बाद में कंप्यूटर उसे स्कैन करके, अगर आपको एडिट करना है एडिट कर लीजिए और उसे बाहर निकाल के आप हार्ड कॉपी इसकी ले सकते हैं। तो वो इनपुट डिवाइस हो गया है। आगे क्वेश्चन दिया है कि भाई चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर एक उदाहरण है। चेन प्रिंटर का नाम आप सबने पहले ही बार सुना होगा। तो चेन प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। अगर प्रिंटर जहाँ भी आ जाएगा, आप बिना सोचे समझे, देखो कंफ्यूज करने के लिए चेन प्रिंटर अलग अलग होगा, लेकिन प्रिंटर जहाँ पे भी आ जाएगा आप आउटपुट डिवाइस लगा के आएंगे बिना सोचे समझे। निम्नलिखित में से कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर माउस का क्या प्रयोग है? डॉस में, या फिर जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, या फिर प्रिंट आउट के लिए, या फिर तीनों में से। तो माउस का उपयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए करा जाता है। अब सपोज करो मेरे पास ये माउस पॉइंटर आप देख रहे हैं, अगर मेरे पास ये माउस पॉइंटर ना हो तो मुझे ये सब करने में, ये सब बनाने में कितना दिक्कत आएगा। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि कितना आप आसान कर सकते हैं अपने काम को। इसी को कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो माउस का काम ही होता है कि आपके काम को आसान कर दिया जाए और उसी को कहेंगे हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? भाई मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होते हैं और विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंप्यूटर के अलग होते हैं। तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो गया? लाइनक्स हो गया, विंडोज हो गया और मैक भी हो गया। और उसमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया? मोबाइल में, भाई मोबाइल में एंड्रॉइड हो गया, आईओएस हो गया। तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लैपटॉप का, लाइनक्स भी है, या फिर एक्सपी भी है। पहले चलता था विंडोज एक्सपी। ऑफिस नहीं है, ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ऑफिस ये माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आगे देखते हैं विंडोज का एक उदाहरण क्या है। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और गैर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडोज का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई? और बात दोनों होगा, या फिर सिर्फ होगा, या फिर गैर गैर में। तो यहाँ पे दोनों ही हो जाएगा कि विंडोज का उदाहरण ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी हो जाएगा कि विंडोज में वो आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, गैर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब बाकी चीजें भी तो विंडोज के अंदर ही आती हैं। तो उसमें किसी चीज को हम एक्सटेम्प्ट नहीं कर सकते। आगे देखते हैं चिप डिस्क। तो चिप डिस्क क्या है? इसमें प्राथमिक स्मृति मतलब प्राइमरी मेमोरी, या माध्यमिक स्मृति रजिस्टर है, या स्टोरेज डिवाइस है। जो चिप होती है वो माध्यमिक स्मृति होती है, ना ही उसे प्राइमरी स्टोरेज में डाला जा सकता है, ना ही सेकेंडरी स्टोरेज में, क्योंकि छोटी सी चिप होती है उसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं लाइक 64 GB। अब आजकल तो 120 GB 8 GB की भी चिप आ जाती हैं, लेकिन वो माध्यमिक स्मृति का उदाहरण है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी भंडार मतलब स्टोरेज करती है अधिक डेटा को? फिर डीवीडी में अधिक डेटा स्टोर करते हो, या फिर सीडी में, कॉम्पैक्ट डिस्क में, या फिर फ्लॉपी डिस्क में, या फिर एचवीडी में। तो जाहिर सी बात एचवीडी में हम लोग सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करते हैं। उसके बाद अब डेटा डीवीडी में, फिर सीडी में, देन फ्लॉपी डिस्क में सबसे कम डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ये हायरार्की मैंने आपको बता दी, सबसे ज़्यादा किसमें कर सकते हैं? एचवीडी, सबसे कम फ्लॉपी डिस्क में। आगे दिया है निम्न में से सबसे धीमी स्मृति मतलब स्लो मेमोरी किसकी है? तो प्राथमिक की है, सेकेंडरी की है, मुख्य स्मृति की है, या फिर पीडी की है। अब स्लो मेमोरी का मतलब समझिए, प्राथमिक मेमोरी कौन सी हो गई? रैम हो गई। रैम तो बहुत तेज होती है, स्टैटिक रैम होती है, डायनेमिक रैम होती है, लेकिन दोनों ही तेज होती है। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या आ जाता है भाई? जो आपका हार्ड डिस्क होती है जो कंप्यूटर में लगी होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाती है। जैसे 256 GB की आती है, 512 GB की आती है, लेकिन वो बहुत धीमी होती है, जिसकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड धीमी हो जाती है। लेकिन आजकल क्या आ रहा है? एसएसडी आ रही है एसडीडी की जगह में, तो उसकी भी स्पीड अब तेज होने लगी है। लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आप माध्यमिक मेमोरी सबसे धीमी कहेंगे, मुख्य मेमोरी भी, रोम भी तेज होती है, प्राथमिक मेमोरी भी तेज होती है और पीडी भी तेज होती है, जैसे पेन ड्राइव की बात कर रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज सबसे धीमी होती है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। मेरा एम है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, आप रटे ना। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर करिए जिससे उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों सब्सक्राइब करने का फायदा ये भी है, अगर आपको ऐसा कंटेंट दोबारा ढूंढना है, क्योंकि हमारे चैनल में हर सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है, तो आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मिल जाएगा। धन्यवाद।